जी हाँ, 2024 की फाइट का नया फॉर्मूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं राजीव शर्मा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस वक्त राहुल गांधी कई बाजी हारने के बाद कर्नाटक जीत के साथ विपक्ष के सबसे बड़े बाजीगर बने हुए हैं। कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इसको लेकर भले ही कांग्रेस में माथापच्ची चल रही हो, लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि उसने न सिर्फ कर्नाटक जीता है बल्कि विपक्ष में खुद के लिए भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल कुछ समय पहले तक कई विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से अलग रास्ते पर चल रही थी, कांग्रेस को नसीहत भी दे रही थी। वो अब कर्नाटक की कहानी को विपक्ष की ताकत बता रही हैं। जो ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी थी कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, वो भी अब समर्थन दे रही हैं। कई मुद्दों पर कांग्रेस को चेतावनी देने वाली एनसीपी और शिवसेना भी कांग्रेस की तारीफ कर रही हैं। ये सब क्यों हुआ, क्यों सुर बदले, क्या एक जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले विपक्षी नेताओं के किस तरह सुर बदले वो भी सुन लेते हैं। The strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा कर्नाटक से एक संदेश दिया है, सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया है। तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ममता, अखिलेश, शरद पवार के बयान आपने सुने और सब केंद्र में इस बात को रखते हुए नजर आए कि किस तरीके से संयुक्त विपक्ष एनडीए को या बीजेपी को चुनौती दे सकता है। बड़े सवाल जो कि देश का सवाल में इस चर्चा के दौरान उठेंगे और जिस पर हमने अपनी चर्चा को केंद्रित किया है, क्या कर्नाटक की जीत ने विपक्ष को ताकत दे दी है? एक बड़ा सवाल, क्या 2024 यानी आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की फाइट में एक नया फॉर्मूला विपक्ष के हाथ लग गया है? क्या एक जीत 100 सवालों के जवाब दे गई? अब तक जो सवाल उठते रहे थे, क्या बीजेपी के लिए इस कर्नाटक की जीत ने खतरे की घंटी बजा दी है? क्या वो खतरे की घंटी बज चुकी है? और क्या राहुल गांधी पर के नेतृत्व पर अब सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? क्या जो अब तक सवाल उठते रहे थे, क्या अब उन्हें इस जीत के बाद खत्म मान लेना चाहिए? क्या वाकई हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों पर देश का सवाल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवम छाबड़ा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ मोहम्मद तौसीफुर रहमान जुड़ेंगे जो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव आपका। और एनसीपी से डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सीमा मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सभी लोग एक एक करके जुड़ रहे हैं। शायद मोहम्मद तौसीफुर रहमान भी हमारे साथ टीएमसी से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तौसीफुर भाई, इससे पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर अजय उपाध्याय से इस चर्चा की शुरुआत करता, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन जैसे ही वो मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उनके पास भी यही सवाल पूछूंगा। सवाल में शुरुआत कर लेता हूं एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव आपसे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं
उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे टफ फाइट यहीं पर होती है। अब तक की फाइट पिछले चुनाव की देखी जाए तो बीजेपी ने कई ज्यादा सीटें हाथ में की हैं, लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद, अखिलेश यादव को मैं सुन रहा था, मेरे दर्शक भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस आगे आए और उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे दर्शकों को यह बताइए कि क्या कर्नाटक की जीत ने विपक्ष को एक नई ताकत दी है? अपने आप को अनम्यूट कर लें अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है कपीश भाई। जी कह रहे हैं कि कर्नाटक की जो जीत है वो सोने पर सुहागा है। और सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने ये कवायद तो पहले से शुरू की है विपक्षी दलों ने कि अगर वाकई आपको देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश के संविधान और आइन को बचाना है, तो निश्चित तौर पे समूचे विपक्ष को तानाशाह सरकार के विरुद्ध एक होना पड़ेगा। जहां वो डबल इंजन की हैसियत से हैं वहां और ज्यादा तानाशाह है, जहां वो सिंगल इंजन की हैसियत से हैं वहां पे भी तानाशाह है। तो इसलिए अगर देश के आईन और संविधान पे इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र पे या दिल्ली के ऊपर जो बातें कही हैं उस पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बनाए गए राज्यपाल साहब थे उनको। लेकिन चलिए, लेकिन जनता के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि अगर वाकई आपको देश को बचाना है और आप चाहते हैं कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कि चूल्हे ना हिलें, तो निश्चित तौर पे विपक्ष को एक होना पड़ेगा और कांग्रेस को इसमें एक बड़ी भूमिका अपनी अदा कर, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी के बाद जो नेशनल और राष्ट्रीय है, सबसे पुराना दल है, जिसने देश हित में कई काम किए हैं और अपनी सरकारों के दौर में उन्होंने कम से कम सामाजिक समरसता बनाए रखने का भी काम किया। ये सबसे बड़ी बात रही। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका स्वयं तय करे और कांग्रेस को भी माइक्रो मैनेजमेंट करना आना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ये देश की लड़ाई है। इस बार अगर आपने सतपाल मलिक साहब को भी सुना होगा, जो 4 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने जिन बातों को जनता के सामने, इस देश के सामने रखा है, इस देश के जमातों के सामने रखा है, सबको ये सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात है जो इस देश के साथ राष्ट्रवाद। जी कपीश भाई, सतपाल मलिक ने जो बातें कही वो पहले से कहते रहे थे और अगर ऐसी बातें वो नहीं कहते तो एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी लोगों का एक मत भी शायद नहीं तैयार होता अगर सवाल नहीं खड़े होते। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता था डॉक्टर साहब, जीत की बधाई, मुबारकबाद। कर्नाटक की जीत एक ऐसी जीत जिसने कांग्रेस को संजीवनी दी है। मेरा सवाल यही कि कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो कांग्रेस एक बाजीगर की तरह सामने आई है, राहुल गांधी बाजीगर की तरह सामने आए हैं और क्या कर्नाटक की जीत ने विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को एक बड़ी ताकत दी है? डॉक्टर अजय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको दिल की गहराइयों से। कर्नाटक की जनता ने जो जिम्मेवारी के साथ एक आशीर्वाद दिया है उसको कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से निभाएगी। और आपने ठीक कहा कि दक्षिण के द्वार को भाजपा के लिए बंद किया जाना आने वाले हवा के रुख का सही तरीके से यदि विश्लेषण करें तो ये दर्शाता है कि भविष्य क्या होने वाला है, 2024 की रणनीति क्या होगी और 2024 के बाद देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये कर्नाटक की हवा ने कहीं ना कहीं साबित करने का काम किया है। हम सभी लोग, चाहे हमारे साथ जो दल थे, जो हैं, ये आगे आएंगे। हम सबका आह्वान करेंगे कि एक मंच पर आकर जो विचारधारा के लेवल पर साथ हैं, गांधीवाद के विचारधारा को जो मानने वाले हैं, शांति के विचारधारा को जो मानने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता के विचारधारा को जो मानने वाले हैं, जो गोडसे की विचारधारा के साथ खड़े हैं, वो पूरा देश देख रहा है। जो अशांति फैलाकर बंटवारे की राजनीति करने वाले हैं, उनको कर्नाटका ने भी रिजेक्ट किया है और आने वाले समय में देश भी रिजेक्ट करेगा। अब इस देश में जनहित के मुद्दों पर राजनीति होगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक मुद्दा था कर्नाटका में, वही मुद्दा देश में आने वाले भविष्य की राह और दिशा तय करेगी। युवाओं का भविष्य कैसे संवरेगा, ये विपक्षी एकता के साथ विपक्षी वैकल्पिक मुद्दे हैं। सभी पार्टियां जो जहां क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, हम सबका एक ही मकसद है कि जनता के मुद्दों को केंद्र में लाना, न कि देश में नफरत के गैंग जो है, नफरती गैंग, वो नफरत फैला रहे हैं,
उनके मुद्दों के साथ खेलना। हमारा काम है, जो मीडिया आजकल पेड मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भाजपा के लोग लगे हुए हैं और वो लोग चाहते हैं देश में बंटवारा, देश के अंदर कई देश बनाना। हम उससे मुक्ति चाहते हैं। देश को संविधान की रक्षा कैसे होगी, संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचेंगी और जनतांत्रिक ढंग से कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये एक वैकल्पिक हमारी राजनीति है। इसमें मुझे लगता है सभी दल अटक से मैं कहूंगा कि कोहिमा से कच्छ तक, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी तक ये जो है हमारे साथी हैं। हाँ, पहले हम अटक से कटक कहते थे, जरूर परिस्थिति अब वो नहीं है। नहीं, जरूर। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आज आपकी आवाज में वो गर्मी और वो तेजी दिखाई पड़ रही है, वो दम दिखाई पड़ रहा है जो एक जीत के बाद एक प्रवक्ता की आवाज में होता है और दिखता है। और मैं खुश हूं बहुत कि मेरे साथ आज सभी पार्टियों के प्रवक्ता ही जुड़े हुए हैं। मैं और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, भरपूर समय आप सभी को दूंगा, लेकिन शिवम छाबड़ा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवम जी, शिवम भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शिवम भाई, आपने सुना होगा अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कुछ कह रहे थे, आप थोड़ी देर से जुड़े, डॉक्टर एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी यहाँ पर, लेकिन सवाल आपसे भी वही, संयुक्त विपक्ष जो अब तक सामने आ रहा था वो कहीं बहुत अपने क्षेत्र की बात पहले करता था, फिर संयुक्त विपक्ष की बात करता था। क्या कर्नाटक दक्षिण का द्वार आपके लिए बंद होने के बाद, इस कांग्रेस की जीत के बाद संयुक्त विपक्ष को एक नई ताकत मिलती हुई आपको दिख रही है? राजीव भाई धन्यवाद। देरी से जुड़ने के लिए माफ़ी, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण देरी से जुड़ा हूँ। लेकिन मैं अजय भाई की बात को सुन रहा था और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पहली बात कर्नाटका की कर लेते हैं। ये बात सत्य है और सही है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में गया है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि कर्नाटक वासियों की सभी अपेक्षाओं को आप पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे ताकि कर्नाटका का हित हो सके। लेकिन इसको भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर 36% पिछले चुनाव में मिला था उसको अपन ने लगभग रिपीट किया है। केवल 0.4% का जरूर गिरावट अब उसमें देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी है और निश्चित रूप से सीटों का जो हेरफेर हुआ है वो आपके हमारे सबके सामने है। अगर जेडीएस बेहतर करती है, जेडीएस को 4% का नुकसान हुआ है, इसका लाभ कांग्रेस को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये ना इस बात का आकलन ऐसे नहीं किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वार खत्म हो चुके हैं और बंद हो चुके हैं, साहब कांग्रेस के खुल चुके हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि आज हम सत्ता में नहीं है, हम सरकार में नहीं है और कांग्रेस पार्टी, ये भी बात सच है। दूसरी बात इन्होंने अभी कही कि विपक्षी दलों की कोई एनर्जी मिल गई है, कोई बूस्टर मिल गया है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब पिछला चुनाव लोकसभा का था तब भी आपको याद हो राजीव भाई, आप तब से आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी जानकारी में ये भी बात रही होगी कि पिछली बार भी इस प्रकार के दलों का एक महागठबंधन खड़ा हुआ था जहां बड़े से बड़े दल इकट्ठे हो गए थे। लेकिन सही मायने में मैं एक बात कह सकता हूं कि अवसरवाद और परिवारवाद पर राष्ट्रवाद भारी पड़ता है और इसीलिए देश की जनता ने एक बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीत करके भेजा और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीत करके भेजा था। बड़े बड़े लोग उस समय भी बहुत अलग अलग अपने आकलन कर रहे थे कि साहब पता नहीं कितना बड़ा गठबंधन हो जाए, महाराष्ट्र में नुकसान हो जाएगा, शरद पवार साहब की नाराजगी है और पंजाब में ऐसा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा है। आप कल्पना करिए कि ठगबंधनों की स्थिति ये हो गई थी कि बसपा और सपा जो एक प्रदेश की राजनीति के दो ध्रुव थे वो एकजुट हो गए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना था। आप कल्पना करिए कि साइकिल और हाथ का साथ हो चुका था। एक बार तो दो भाइयों को इस प्रकार से प्रमोट कर दिया कि साहब दो लड़के जो है उत्तर प्रदेश चलाएंगे, लेकिन सबके सामने सारी स्थिति सामने आ चुकी है। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली की स्थिति सबके सामने है। भाई आपकी निजी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा इतनी बड़ी है कि आप अपने साथ के सबको बोना समझते हैं। ममता बनर्जी की अगर आप स्थिति जान लें टीएमसी की, तो उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में आने की इतनी ज्यादा है कि आप अपने सामने वो किसी को कुछ समझती नहीं है। जदयू की स्थिति सबके सामने है कि नीतीश बाबू को लगता है कि साहब सुशासन तो केवल वही कर रहे हैं, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। और विश्वास मतलब संयोग देखिए कि आज उसी दल के साथ में, मतलब कभी आपने फ्लिप फ्लॉप देखा हो, मैं तो यूटर्न वाला अरविंद केजरीवाल को कहता था, लेकिन सही मायने में यूटर्न मारने की अगर किसी को कला देखनी है तो आपको नीतीश कुमार जी से देखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अवसरवादी और मुझे लगता है कि जो परिवारवाद से ग्रसित राजनीतिक दल हैं, देश भर के राजनीतिक दल, चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे पूर्वी के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे उत्तर भारत के हों,
कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रमाण देती हैं जी। कि इनकी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि ठीक आपके है। पास में देश का एजेंडा नहीं मैंने है। आपको आपके बहुत पास में समय देश को दिया। आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है। आप कह रहे हैं इस भारतीय तरह जनता की पार्टी राजनीति ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन ये तो आम नागरिक समझता है ना देश का। वो समझता है कि सब लोग जब एक साथ आ रहे हैं तो ये एक ताकत बन रही है, और जब ताकत सामने खड़ी होती है तो हम सभी कहते हैं ना कि एक लकड़ी बचपन से सिखाया गया, आप एक लकड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन कई अगर एक गट्ठर बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। और ये बच्चों को सबक सिखाया जाता है कि आप एकता दिखाएं। वो एकता अगर विपक्ष दिखा रहा है तो आप ठगबंधन कह रहे हैं। इस तर्क पर मैं आगे जाऊंगा और बाकी प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे, लेकिन मैं रुक कर लेता हूं। इस वक्त डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ एनसीपी से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद तौसीफुर रहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, आपने सुना अभी शिवम भाई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा प्रचार किया था और पूरी ताकत के साथ कर्नाटक में उतरे थे, लेकिन कर्नाटक का जो परिणाम आया उस परिणाम ने न केवल कांग्रेस को केंद्र में लाकर दिखाया, साथ ही यह भी साबित किया कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी नीतियों, अपनी जिस तरीके से आप मुहिम चला रहे हैं उस पर रहकर परास्त भी किया जा सकता है और केंद्र में एक बड़ी चुनौती भी दी जा सकती है। क्या आपको भी लग रहा है कि कर्नाटक की जीत विपक्ष को एक करने का एक बड़ा सिंबल, एक बड़ा संकेत? जी बिल्कुल एक बड़ा संकेत है। सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूँगी, उनकी जो प्रचंड जीत हुई है कर्नाटका में, हम लोग सभी उससे बहुत खुश हैं। तो प्रवक्ता उनके बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। और देखिए ये जो एक कर्नाटक में जो एक जीत हुई है, इससे एक जो एक नैरेटिव फैलाया था, इन्होंने बना रखा था कि कोई बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से एक ये जो एक मिथ था वो टूट गया है, शायद जनता के सामने ये बात आ गई है। तो इसलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं इस बात से। और देखिए हम लोग तो पहले भी यूपी में रहे हैं, और देखिए जो अभी मैं सुन रही थी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मेरे ख्याल से शायद इन लोग का यही होता है कि एक के बाद एक आप सबकी केवल मतलब आप किसी के बारे में बोलते जाइए कि हाँ वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ममता बनर्जी ऐसी हैं, पवार साहब ऐसे हैं। तो ये सबसे कुछ होगा नहीं। देखिए अब आज जो है, आज देश की जनता जो है, ये जो नफरत की राजनीति है इससे बिल्कुल मेरे ख्याल से दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जो भी लोग हैं। और ये बात सामने आ गई है। देखिए कितनी, आपने खुद ही बोला कि कितनी रैलियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने करी वहाँ पर। और देखिए जो एक नैरेटिव है कि ब्रांड मोदी और ये सब गुब्बारा जो है फूट चुका है। लोगों को अब आजकल रोजगार चाहिए, वो बेसिक मुद्दों पे वो चाहते हैं कि लोग काम करें। आप इतनी 2 करोड़ नौकरियों का वायदा देकर आते हैं और आप 71,000 या कुछ ऐसी चीज़ें, या 71 लाख या जो भी करके आप उसका एक बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनको क्या मैं रिपीट करूं, पर एक सीधी सी बात है कि बेसिक मुद्दों पे ये लोग जनता समझ चुकी है, कुछ करने वाले नहीं है, केवल लोगों को लड़वाना। और देखिए महाराष्ट्र में भी क्या है, आज महाराष्ट्र में भी सब समझ चुके हैं कि इनको अब लड़ना है, इनको एमवीए के अगेंस्ट। जिस तरह से वहाँ पर सरकार बनी है आज, वहाँ के अगर आप वहाँ पे जाइए तो लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं, किस तरह से वो मतलब जो ये शिंदे सरकार या जो भी कहिए है उसके बारे में क्या उनकी भावनाएं हैं, ये अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से शिवसेना की आपसी खींचतान भी जिम्मेदार है ना, चीज़ों को पसंद नहीं करता है। जिस तरह से आपके बी प्लान, सी प्लान, और जिस तरह से देखिए एक संवैधानिक सुरक्षा घेरा होता है जिसको कि आज टूट रहा है, इसलिए हम सब एक साथ हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये सरकारें चलेंगी और बहुत अच्छे से आप गठबंधन होगा, आप ये देखिएगा। तो जी, तो बस मेरा यही कहना है कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो सब साथ आ रहे हैं और आएंगे, और आप देखिएगा कि ये गठबंधन कितना अच्छा चलेगा। और हमने पहले भी महाराष्ट्र में भी हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा था, पर जिस तरह से आप को पता ही है कि जिस तरह से ईडी एंड सीबीआई इनके मिसयूज़ हुए हैं पिछले महीने, और अभी हम कुछ आशा करते हैं कि शायद नए लोग आए हैं, कुछ अच्छा काम होगा और शायद इन चीज़ों से हम लोग को मुक्ति मिले। चलिए आप लोग वो तस्वीरें भी अब शायद आर्यन खान का केस देखिए आप, आर्यन खान का केस देखिए आप, किस तरह से
अगर कुछ एक्शन हुआ है तो हम लोग भी खुश हैं तो कि चलो कुछ action हुआ है। नहीं और अब इससे हम लोगों थोड़ा का सा भटक रहे हैं विश्वास भी सीमा जी। बढ़ेगा संवैधानिक सीमा जी संस्थाओं थोड़ा पे। सा भटक रहे हैं क्योंकि आर्यन खान के मामले में सीबीआई ने यही चीजें सामने रखी हैं, सीबीआई सामने रख रही है और सीबीआई ने चीजें सामने रखी है, उसको अलग कर लेते हैं। अब मैं तौसीफुर रहमान का जिक्र करना चाहूंगा, उनसे बात करना चाहूंगा, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। अगर ऐसा कुछ एक्शन होगा तो हम लोग का विश्वास भी बढ़ेगा ना जी संवैधानिक जी जी संस्थाओं पे। जी तो वो सीबीआई की तरफ अभी से तो खैर जिस तरह तौसीफुर की रहमान चीजें हुई हैं, साहब, उससे ममता सभी बनर्जी किसी का अब विश्वास तक जिस तरीके का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में था उसके बाद देखा जा रहा था कि ममता एक अलग कद पर हैं। उन्होंने कई राज्यों के दौरे किए, उन्होंने दिल्ली के भी दौरे किए, लेकिन उस दौरान के खिंचाव सा रहा कांग्रेस के साथ। अब जब कांग्रेस ने एक वापसी की है, कांग्रेस राजस्थान में है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस हिमाचल छीन चुकी है बीजेपी से और कांग्रेस ने दक्षिण का द्वार भी छीना है। अब लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ संयुक्त विपक्ष एक ताकतवर स्थिति में आ चुका है। तौसीफुर, देखिए, बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई कि जिस हिसाब से कर्नाटका में उन्होंने रिजल्ट लाया है उसकी बहुत सारी बधाइयां, और साथ में कर्नाटका के लोगों को भी सलाम है कि मंदिर मस्जिद और पक्ष पक्ष से ऊपर चढ़कर इन लोगों ने वोट दिया। क्योंकि देखिए, ये जो आई ओपनर था ये बंगाल से शुरू हो चुका था 2016 से ही कि बीजेपी को कैसे धूल चटाना है। उसके बाद बिहार आया, उसके बाद कर्नाटका आया, और बैक टू बैक आज के डेट पे 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा का शासन बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि देश हमारे साथ में है। रही बात ऑनरेबल ममता बनर्जी की, जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो देश के सारे ऑपोजिशन के साथ हैं और रहेंगी। देखिए, थोड़ी सी ऊंच नीच होती रहती है, मगर मैं परसों से देख रहा हूं कि बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि आप किस तरीके से कांग्रेस को साथ देना चाहते हैं। तो अब तक तो खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी नहीं पूछा कि टीएमसी हमारी कैसे साथ देना चाहती है, और टीएमसी ने भी ये नहीं कहा कि हम कैसे साथ देना चाहते हैं। मगर साथ देने का मतलब ये नहीं होता है कि सीट शेयरिंग अभी से हो गई है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हो सकता ये भी है कि 42 की 42 लोकसभा की सीट यहां से जीतकर हम दिल्ली ले जाएं और फिर बातचीत हो, इससे पहले कि मुझसे कोई ये पूछे कि आप कैसे लड़ना चाहते हैं बंगाल में, आप सीट शेयर करेंगे, आप कांग्रेस को सीट देंगे, आप लेफ्टिस्ट को सीट देंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए 2024 की रोड मैप की कि लक्ष्य क्या है। और ममता बनर्जी ने एक बार साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर देश के हित में और देश की भलाई में अगर एक फैसिस्ट से अगर लड़ना है तो हम सबको एक होना है। सर, डेवलपमेंट की बातों में लड़ाई करनी चाहिए। तब तक हम ये धर्म कांटा में वोट मांगते रहेंगे। अब लोगों को समझ में आ गया है कि अल्लाहू अकबर करके और जय श्री राम करके पेट नहीं पलता। देने वाला भगवान ही है, देने वाला ऊपर वाला ही है, मगर देने वहां उसका जरिया मोदी नहीं बन सकते। जरिया हमेशा नीचे ही के लोग रहेंगे, देने वाला ऊपर रहेगा। और इसी के हिसाब से आप देखिएगा, आपने 10 साल जो धर्म के ऊपर वोट मांगा है, यही धर्म आपको 2024 में ले डूबेगा और लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट देंगे। लोग आप कह रहे हैं देने वाला ऊपर वाला है, जरिया नीचे वाला होता है। तो अगर नीचे वाला जरिया ही ना बने फिर भी सवाल उठते हैं। ठीक है, मैं चर्चा को अब आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि अब मैंने आप सबसे सवाल पूछ लिया है कि क्या संयुक्त हो गया विपक्ष, क्या ताकतवर हो गया है विपक्ष। शिवम छाबड़ा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये लग रहा है आपको कि 2024 की जो फाइट होने वाली है उसमें एक नया फार्मूला जो अब तक नहीं था वो विपक्ष के हाथ लग गया है? ममता बनर्जी अब तक खामोश थी, अब ममता बनर्जी इस बात को कह रही हैं कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम उनको समर्थन देंगे। अखिलेश कह रहे हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस उन्हें समर्थन दे। मतलब आगे पीछे की बात की जा रही है, लेकिन कमोबेश ये बात होने लगी है कि अब हम सबको साथ मिलकर बीजेपी के सामने खड़ा होना है। क्या यह तस्वीर बीजेपी समझ रही है? अभी राजीव बाबू, आपने एक बड़ी शानदार सी बात मेरी आर्गुमेंट के बाद में आपने कही थी कि साहब सब लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये लकड़ियां नहीं, ऐसी डंडियां हैं, ये टहनियां हैं और वो भी खोखली हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका इशू नहीं है, जो विषयहीन है और जिनका कोई देश को लेके कोई सोच नहीं है, तो ऐसे लोगों का इकट्ठा होना भारतीय जनता पार्टी के ना कभी कोई खतरा था, ना है, ना कभी हो सकता है। आपके पास में एकमात्र तो ऐसा लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, नहीं आत्मविश्वासी नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास होना चाहिए ना।
भाई मेरा दल है, मेरी पार्टी है, मैं मेरे अति की विषय बात है कर रहा हूं। और मैं उन विषयों को लेकर के काम कर रहा हूं। मैं देश के नहीं अति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इसको आप अति मत मानिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व क्षमता के सामने आपकी विपक्षी दलों का एक भी नेता, उनकी नेतृत्व क्षमता का कहीं भी उनकी सानी नहीं है। और उसका सानी अर्थ का ये है कि आपके पास देश को लेकर के कोई विजन ही नहीं है। तो आप क्या, जब आप सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन हो जाएंगे, जब आप अवसरवाद से ड्रिवन हो जाएंगे, जब आप परिवारवाद से ग्रसित होंगे, तो आप देश के बारे में कैसे सोचेंगे? ये आपको सोचना है, मुझे सोचना नहीं है। आपने भी बात करी महाराष्ट्र की, अभी डॉक्टर सीमा जी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। आप कल्पना करें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, मतलब एक सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम ध्रुव की बात करें तो एनसीपी अपने आप में दल है, कांग्रेस अपने आप में दल है। शिवसेना कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है? उन्होंने कर दिखाया है साहब। इसका मतलब ये है कि विषयों पर कोई भी, किसी की भी कोई धैर्य नहीं है, लेकिन हाँ सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये उन्होंने तय करके दिखा दिया। आपने कहा कि हम कह सकते हैं, अभी ममता बनर्जी की चर्चा कर रहे थे, जो उनके अभी टीएमसी के की बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता? पीडीपी के सरकार देश हित में बनाई गई थी सरकार। पीडीपी के साथ जो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई साहब जी, वो देश हित की सरकार थी। आप जो करते हैं वो सब देश हित में होता है। भूलना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। आप चाहते हैं वहाँ शांति फैले, आप चाहते हैं कि वहाँ शांति फैले, आप चाहते हैं वहाँ शांति फैले। आप कितना देश हित में भाई जवाब तो ले लीजिए। मैंने ये कहा, अरे आप लोगों ने हिंदू जनता देख ही रही है, जनता देख के वोट भी दे रही है। आपकी राय की नहीं है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। इस प्रकार का महागठबंधन पहले भी हुआ था और आज भी होएगा, कल भी हो सकता है। लेकिन परिवारवाद और अवसरवाद से ग्रसित राजनीतिक दल देश को राष्ट्रवाद की धारा पे चलाने वाले राजनीतिक दलों चलिए आपका सवाल शिवम भाई आपका सवाल मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय तक ले जाता हूं। खामोश वही रहे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, खोखली टहनियां हैं आप लोग, ऐसा कहना है शिवम भाई का, प्रवक्ता बीजेपी, और इनको अगर आपस में जोड़ भी दिया जाए तो इनका बने रहना मुश्किल है, टूट जाएंगी, परिवारवाद और अवसरवाद। इनका काम ही है लोगों को। देखिए शिवम भाई बड़े हैं, बुद्धिमान प्रवक्ता है, पर दिक्कत क्या है कि जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो अहंकारी नेता जो इनके हैं उनके प्रभाव के कारण इनको ऐसी बात आ रही है। आप देखिए ना, गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसको ठगबंधन लोकतंत्र में बाकी संज्ञा दे रहे हैं। ये पूरी सरकार, पिछली इनकी वाजपेयी जी की सरकार हो, इससे पहले वाली सरकार हो, या अभी भी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। तो मुझे लगता है उस पूरे गठबंधन पर ही प्रश्न लगाना हो गया। दूसरी बात, जो वोट शेयर इनको मिले हैं, जिस पर अहंकार है इनको, 33, अभी मैं देख रहा हूँ 37.36, लगभग 63% वोट विरोधियों को मिला। वो विरोधी जो आज एक मंच पर आ जाएंगे, तो आप डेमोक्रेसी में यदि संख्या बल की बात जो अभी ये कर रहे थे, प्रतिशत की बात कर्नाटका में, वो प्रतिशत का क्या हाल होगा? हम उस कैलकुलेशन पे नहीं आते। हमारा मानना है राष्ट्रवादिता का मतलब ये नहीं है कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपने चुनाव 2019 में भावना भड़का करके जरूर ले लिया, लेकिन क्या उनकी जांच हुई? हम सब आज भी ये मांग कर रहे हैं कि शहीदी भी नहीं। थोड़ा देर रुक जाइए, मैं बीच में एकदम नहीं बोलता शिवम भाई, बाकी लोग जरूर बोलते हैं, उनके बीच बोलिएगा। क्या हुआ? आज तक कोई एक जांच नहीं हुई। उनकी विधवाएं बार बार, उनके बच्चे बार बार न्याय की मांग कर रहे हैं। जहां तक बात इन्होंने कही साथियों की, मोदी मैजिक और धार्मिक उन्माद और अपराजय का जो एक किया गया था झूठा, वो झूठा जो एक आवरण तिलिस्म बनाया गया है, वो तिलिस्म कर्नाटका में टूटा है, हिमाचल में टूटा है। आने वाले समय में मैं कहता हूं पार्टियों का जो आपसी गठबंधन है, किसी भी राज्य में गठबंधन सब कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बंगाल की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, महाराष्ट्र की बात है या कश्मीर की बात है, भाई आपने तो पीडीपी और टीडीपी तक से गठबंधन किया, वो सभी आपको छोड़कर जा चुके हैं। जनता धीरे धीरे मुद्दों पर आप जब काम नहीं कर रहे हैं तो जनता भी आपको छोड़ रही है। लोगों का मूल मुद्दा क्या है, वो मूल मुद्दे को एड्रेस कीजिए ना लोकतंत्र में। ठीक है, धार्मिक मुद्दों को जब नहीं आप
करते हैं तो धार्मिक ला रहे हैं। अजय भाई, और जनता अजय भाई उसको आप रिजेक्ट सही कर कह रहे रही हैं, है। अजय भाई आप सही कह रहे हैं। मैं हिमाचल की भी बात करूंगा। शिवम भाई मेरी बात ध्यान में रखिएगा, समय मेरे पास है, मैं जवाब का मौका भी दूंगा। हिमाचल चुनाव जहां पर आप कह रहे थे कि इस बार हम वो रिवाज तोड़ देंगे, रिवाज नहीं टूटा, वही बना रहा, आपके हाथ में नहीं आया, विचारधारा जनता ने नकारी वहां पर। दिल्ली एमसीडी हाथ से गया, उसके बाद अब कर्नाटक गया, ये 3 की हैट्रिक लग चुकी है। क्या कहां पर बहुत बड़ी गलती हो रही है? सवाल का जवाब रखिएगा। मैं कपीश भाई को बीच में लाना चाहता हूं। कपीश भाई, आपके हिसाब से क्या बीजेपी के लिए जब संयुक्त विपक्ष हो रहा है, सरकार के तौर पर, सरकार में बड़े दल के रूप में बीजेपी के लिए ये चुनाव, जनता का रुख, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास, उनका कहना है वोट शेयर वही है, क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। आप एक बात देखिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कम्युनलाइज करने की कोशिश की थी कर्नाटका के इलेक्शन, किस तरीके से एक दल की तुलना उन्होंने बजरंग बली जी से की। अब दिक्कत इस बात की है कि सारा हथकंडे अपनाने के बाद भी एक हथकंडा और भी अपनाया था, वो ईवीएम एक ट्रक फूकी गई इनके, तो वो भी एक हथकंडा था, वो कामयाब नहीं थी। अब चक्कर इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की ये मानते नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट के 70 साल के इतिहास में कॉलेजियम के 4 जजेस निकल के आए और कहे कि आत्मा की आवाज हम आज कह रहे हैं, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आज लोकतंत्र को खतरा है। उसके बाद आ जाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के इनके गिराए जाने से लेकर के और दिल्ली सरकार के जो शक्तियों को इन्होंने कम करके रखा था, जिससे इन्होंने विकास पर पाबंदी लगा दी थी जनता के, उसका ताला खोल दिया। जवाब इनके पास है नहीं कि आप इतनी इनलीगल तरीके से आप और आपके राज्यपाल साहब काम कर रहे हैं, और ये राष्ट्र हित में करते हैं। ये राष्ट्र हित है। और सबसे बड़ी चीज राष्ट्र हित आपको दिखाए, सतपाल मलिक साहब जो कि इन्हीं के राज्यपाल थे, 4 राज्यों पे रहे, उन्होंने जो बातें कही और जनता के सामने है, ये राष्ट्र हित है कि राष्ट्रद्रोह है? इन पे तो राष्ट्रद्रोही कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये निश्चित कहेंगे कि अगर संयुक्त विपक्ष की सरकार आएगी तो हम लोग राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर लेकर के आएंगे और इसकी जांच भी कराएंगे, लेकिन पठानकोट हमले जैसी नहीं कि वो आईएसआई की एजेंसी करेगी जो आपकी संप्रभुता खा लेगी और आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। संविधान पढ़ा है, संविधान के अंदर आप संप्रभु राष्ट्र हैं। आप बाहर की आतंकी एजेंसी जो आपके यहाँ उपद्रव फैलवाती है, उससे आप पठानकोट हमले की जांच करा के भारत की संप्रभुता को राख कर दिए। और आप कर्नाटक के अंदर एक छोटी सी स्टेटमेंट जो कि गलत किसी ने, आपके ही आईटी सेल वालों ने की थी, आप लग गए सोनिया जी के पीछे। और ये पठानकोट हमले की जांच क्यों कराई थी? जहां तक पठानकोट आतंकवादी नहीं पहुंच पाए थे, वहां भी एयरवेज में आपने घुसा दिया था। यही है राष्ट्रवाद। देश की संप्रभुता को खाने वाले, देश के संविधान के साथ खेलने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें इनके ऐतिहासिक रूप से कही, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ और जिस तरीके से पीडीपी के साथ मिलकर के इन्होंने भारत के हितार्थ, जो रक्षार्थ कानून बने थे, उनके अंदर संशोधन करके और उससे समझौता किया, ये हमारे राष्ट्र के साथ उसके पीठ। जवाब भी सुनिएगा, शिवम भाई को मौका दूंगा तो जवाब भी सुनिएगा, क्योंकि आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करने की बात कह रहे हैं। अभी तो एकता की बात कर रहा हूं मैं, संयुक्त विपक्षी दलों की एकता की। तौसीफुर भाई, क्या ममता अब आगे बढ़ेंगी? क्या ममता इस जीत के बाद अब आगे बढ़ेंगी? दिल्ली में आके मुलाकात होगी, वैसे भी उन्हें नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए आना है। क्या ये जो मुहिम नीतीश कुमार चला रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर मिल रहे हैं, क्या इस जीत के बाद इसमें और तेजी आएगी? सभी नेता एक साथ आएंगे, साल भर से भी कम समय बचा हुआ है। सर नीतीश जी यहाँ पर भी आए थे, ममता बनर्जी वहां पर भी गई थी, दिल्ली में भी मुलाकात था, सारे अन्य दलों के नेता से मुलाकात हुआ था। और आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी सर? कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक साथ आना जरूरी है। और अगर आप देश की भलाई चाहते हैं, अगर कांग्रेस देश की भलाई चाहता है, अगर टीएमसी देश की भलाई चाहता है, आरजेडी, तेजस्वी या आंध्र प्रदेश के लोग, कर्नाटका के लोग, हिमाचल के लोग, जितने भी लोग अगर देश की भलाई चाहते हैं और इस शक्तिशाली लोगों से मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का ऐसा बयान शायद पहली बार आया इतने दिनों में कि उन्होंने ये कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है हम उन्हें समर्थन देंगे। ये पहली बार उनका रुख सामने आया है। कर्नाटक की जीत शायद उन्हें भी समझ में आई।
बहुत अच्छी बात है। अगर ये सामने आया है तो आना भी चाहिए और ऐसे रोज सामने आना चाहिए। इसमें विपक्ष को नर्वस होने की बात नहीं है। विपक्ष यहाँ पर नर्वस क्यों हो जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर अच्छी बात हो रही है तो नर्वस क्यों हो जाता है। अभी मेरे एक फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं पर इनके पास रोड मैप नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, कल मैं एक भाजपा के प्रवक्ता के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे रोड मैप सिखा रहे थे। उनका रोड मैप ये था कि वो 50 अगर वो 2024 में आते हैं तो वो 300 रैली करेंगे मोदी के साथ, और यहाँ वो करेंगे, ऐसे करेंगे। उन्होंने ये अब तक कहा ही नहीं कि गैस की दाम कम हो जाएगी, आटा दाल चावल का दाम कम हो जाएगा, लोग पेट्रोल खरीद सकेंगे, गाड़ी खरीद सकेंगे। इसकी बारे बात नहीं हुई कि लोगों को एजुकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होगा, इसके बारे बात नहीं हुई। मोदी जी कितने सारे देश जाएंगे, मोदी जी कितनी सारी रैलियां करेंगे, अमित शाह कहाँ जाएंगे, नड्डा कहाँ जाएंगे, उसकी बातें हो रही थी। अब ये आपसे किसने कहा, ये तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं मैं उन्हीं से जवाब लूंगा और वो आपकी बात सुन के अभी जवाब दे देंगे। शिवम भाई आपको ही लाऊंगा मैं, डॉक्टर सीमा के बाद इसके बाद पहुंचता हूँ। शिवम भाई पहली बात तो ये कपीश भाई ने साफ कर दिया, राजद्रोह के मुकदमे के लिए तैयार रहिए, संयुक्त विपक्ष सत्ता में आता है तो, और सत्ता में आता है तो कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में संयुक्त विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है वो वाकई आपके लिए क्या खतरे की घंटी आपको लग नहीं रहा? जनता तो ऐसे ही संकेत दे रही है। राजीव भाई, देश की वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन कह देना और ऐसे इस प्रकार के नेताओं को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और प्रवचन नहीं देने चाहिए। हमें राष्ट्र धर्म निभाना आता है और हम निभा रहे हैं, हमें किसी प्रकार के प्रवचन की आपकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह उठा के बोलते हैं कि साहब उसके सबूत मांगते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको किसी प्रकार की कोई सजेशन की आवश्यकता नहीं है, ना उनको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देश के जवानों का, देश के नौजवानों का जिस प्रकार से साथ, जिस प्रकार का काम मोदी सरकार ने किया है, शायद ही इतिहास के अंदर में इस प्रकार की किसी पार्टी की भी सरकार रही हो उसने किया हो। अभी मैं सुन रहा था जो भी टीएमसी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब पता नहीं ममता बनर्जी, मैं उनको याद दिला देता हूं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति जरा जीडीपी में चेक कर लीजिए, कौन से निचले पायदान पे है, उनसे पूछ लीजिए कि एजुकेशन स्तर पे वो कौन से निचले पायदान पे है, उनसे पूछ लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने और बड़े बड़े दावे करने वाली ममता बनर्जी की स्थिति में है कि साहब एक बीमारी का इलाज करने के लिए आपको 200 किलोमीटर चलना पड़ता है। आपने राजीव भाई थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी दिल्ली की, हिमाचल की और कर्नाटका की, जी उस बीच में हम चर्चा करनी भूल गए। अभी हम चर्चा करनी भूल गए, हम चर्चा करनी भूल गए गुजरात की, हम चर्चा करनी भूल गए गुजरात की, हम चर्चा करनी भूल गए उत्तर प्रदेश की, और ये वो प्रदेश है, ये वो प्रदेश है। अभी आपके चैनल पे एक प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि धर्म के नाम पे सुन तो लीजिए सर, अब मेरे को, अरे महाराज समाजवादी पार्टी वाले सुन तो लीजिए, धैर्य से सुनिए, क्यों नहीं सुनने की बात है, सुनना चाहिए। 17 में जीत के रहे हैं, आपकी कितने में जमानत जब्त हुई उसका जवाब दीजिए, आपकी कितने लोगों में जमानत जब्त उसका जवाब दीजिए। बातें बड़ी कर रहे हैं, आपने समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश को गुंडाराज में नंबर 1 कर दिया, हमने एजुकेशन के नाम पे नंबर 1 करा। सुनने की भी हिम्मत करिए, अरे राजीव बाबू सुनने की भी झूठी बातें सुने। देखिए ऐसे डिबेट नहीं होता है, तौसीफुर सुन लीजिए, तौसीफुर सुन लीजिए, तौसीफुर सुन लीजिए, क्योंकि सारे आरोप बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर है, उन्हें सुनना तो पड़ेगा। मैं पूरा वक्त दे रहा हूं, मेरे पास अभी भी समय है। तौसीफुर भाई सुन ले, नहीं तो एक वन साइडेड हो जाएगा। अजय भाई की तरह देखें, अजय भाई कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, वक्त दूंगा। शिवम भाई अपनी बात रखें, बंगाल की जनता के पास शिवम भाई अपनी बात रखें। आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप गांजा लेकर बैठे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस नो व्हाट डू यू नो अबाउट बंगाल? आपके लोगों को इसी के लिए मट्टी चढ़ गई है, मैं बोल लूं, शैतानी ताकत को इसी के लिए मट्टी चढ़ गई है। मैं बोल लूं, सुनने की हिम्मत है, आपको सुनने की हिम्मत है कि नहीं है? कबीर बाबू सुनने की हिम्मत है? अभी भी मुंह के खाने को शर्म नहीं है आपको? 17 में देखिए ऐसा है कि मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप सभी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप में से कोई भी नेता नहीं है यहाँ पर, सभी पार्टी की नीतियों को सामने रख रहे हैं, तो जरा सुन लें, अगर आरोप लगे हैं मैं समय दूंगा। शिवम भाई कंप्लीट करें।
बैठकर। ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। शिवम भाई कंप्लीट करें। ऐसे डिबेट नहीं मेरी प्रार्थना है तौसीफ और मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लें। आप सभी वरिष्ठ लोग हैं। इतना क्यों उछल गए भाई? मैंने क्या कह दिया? क्यों उछल गए? आपके पेट में क्यों दर्द हो गया? अभी आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे मोदी सरकार की, मैं सुन रहा था ना। अब आपकी बात कर दी, आप शीर्षक को कूद गए। मैंने भी तो बात करी, मेरी बात सुनने की हिम्मत रखी है। क्यों कूद गए सर आप? जीडीपी पर निचले पायदान पे है, भूलिए मत। एजुकेशन और हेल्थ का मामला निचले पायदान पे है, कूदिए मत। सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत करिए। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर जाता है मेडिकल की ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्यों आप बेकार में? अच्छा छोड़िए, आप ठीक होंगे, आप सही है, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे नहीं आप सही है सर, सुनिए ना भाई, अगर आप सुनिए ना, नशा है आप मुझसे डिबेट मत करिए, मैं आपको डिबेट नहीं करने मत लगाइए प्लीज। नहीं, मैं पर्सनल एलिगेशन, ये गांजा और पांजा आप करते होंगे, आपके नेता करते होंगे। इस प्रकार के निजी एलिगेशन मत लगाइए, इस प्रकार के निजी एलिगेशन मत लगाइए, इस प्रकार के निजी एलिगेशन मत लगाइए। फैक्ट से बात करिए मेरे साथ में, आप माफी मांगिए, फैक्ट से बात करिए मेरे साथ में। मैं ऐसे निजी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। गांजा आप पीते होंगे, गांजा आप पीते होंगे, समझ गए? आपके नेता पीते होंगे, मैं नहीं पीता हूँ। कैसे कह दिया? तमीज से बात करिए, आप शराब पी के डिबेट में बदतमीज कहिए, आपको पता तमीज से बात करिए आप, यू शुड बी प्रिपेयर, तमीज से बात करिए। You should be prepared before talking to me. If you I are am an prepared. You are alcoholic, not prepared. if you are a Don't drug mess with dealer, me. you should check Don't about mess it. with me. If you are not prepared, then don't mess with me. What you will do, sir? क्या You कर should लेंगे sit आप? about it. क्या कर क्या लेंगे? Nonsense. आप नशे You don't have sense to आप talk. नशा करके आए। Who made you आप प्रवक्ता? खबरदार मेरे बंगाल किसने की जनता बनाया के तुझे बारे में एक प्रवक्ता बात भी बे? बोलिए। किसने बनाया तुम्हें प्रवक्ता? आप खबरदार मुझे तमीज एक नहीं बात तुमको भी बोलने बताइए। की बिल्कुल। नहीं अब मेरा मैं थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तौसीफुर जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर मौजूद किसी भी प्रवक्ता पर इस तरीके का आरोप न लगाएं कि वो नशे की हालत में यहाँ पर है। मैं सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को जानता हूं और सभी को मैंने डिबेट में देखा हुआ है। प्लीज इन शब्दों को आप कंट्रोल करें। राजनीतिक रूप से आप एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ना उठाएं। मेरा विनम्र निवेदन है। डॉक्टर अजय उपाध्याय का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, राहुल गांधी को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई सवाल उठाए गए थे, जो आपके संयुक्त विपक्षी दल के भी हिस्से हैं। वो भी नेतृत्व की बात आती थी तो राहुल गांधी के नाम पर कन्नी काटते हुए दिखते थे, बचते थे। लेकिन क्या कर्नाटक की जीत, क्या हिमाचल की जीत राहुल गांधी के इस नेतृत्व को लेकर या राहुल गांधी के नाम के ऊपर उठ रहे इन तमाम बातों को लेकर क्या दरकिनार कर देगी? क्या कांग्रेस जिस तरीके से राहुल को प्रोजेक्ट करती रही है, उस नेतृत्व पर अब कोई सवाल नहीं उठने वाला कर्नाटक की इस वजह के बाद? देखिए राकेश जी, कर्नाटक की जो जीत हुई है उसमें राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, जिस तरह उन्होंने 7 दिन कर्नाटका में समय दिया और 21 दिन 7 जिलों में गए, लगभग 57 कंस्टिट्यूएंसी में से हम 40 प्लस जीत करके आए हैं। और जो उनका मकसद था, बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मुद्दे, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में जो उन्होंने समझी थी, उसको हमने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी में डाली, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के। तो इस जीत का एक बड़ा सेहरा किसी को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे नेताओं को जाता है और राहुल गांधी जी को जाता है। इस सच को कोई मैंने झुठला नहीं सकता। कर्नाटका की जीत कांग्रेस की जीत नहीं, देश की हवा बदलने की जीत है। और कर्नाटका की जनता ने ध्रुवीकरण की राजनीति को, नफरत की राजनीति को छोड़कर मोहब्बत और प्यार की राजनीति को अपनाने का काम किया है। ठीक है, देश को दिशा दिखाई है। आपका जो प्रश्न है, राहुल गांधी जी या हमारे कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी लोग एक मंच पर आए। हम सभी को एक मंच पर एनडीए बनाम जो यूपीए है, यूपीए के मंच पर लाने का काम करते रहे हैं। यूपीए के अंदर बहुत सारे दल इधर जुड़े हैं जो एनडीए से हट करके आए हैं जी। जो लोग बीच में नहीं है, उनसे भी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा दल का, एक बड़ा साथी गठबंधन का होने के नाते हम आग्रह करेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देश के संविधान को बचाना है जी। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उससे देश को मुक्ति दिलाना है। महंगाई, बेरोजगारी, जनता के मुद्दे हैं, उन पे बात करनी है। और 2 पूंजीपति मित्रों को जिस तरह से मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं, उनसे देश को मुक्ति दिलानी है।
तो सबको एक मंच पर आना है। चलिए, ये सबको हम एक तय मंच कर पर आना है, लेंगे, ठीक है, एक आगे मंच पर क्या आना है। होगा। मैं डॉक्टर राहुल सीमा, मेरे गांधी पर जी- समय थोड़ा, अजय भाई 10 थोड़ा सेकंड, समय सिर्फ कम हो 10 गया, सेकंड, क्योंकि सिर्फ मैं 10 नहीं सेकंड। चाहता था, मैं अपनी डिस्कशन में आप लोगों के जरिए चीजों को समझ रहा था, और मुझे आप लोग सब अच्छा नहीं बेहतरीन लगा। लोग हैं। डॉक्टर सीमा, आपस क्या में ये नहीं होना एक चाहिए, जीत आपस में नहीं 100 होना सवालों चाहिए का डिबेट। जवाब देते हुए आपको दिखाई पड़ रही है, जो विपक्षी एकता को लेकर उठ रहे थे? बिल्कुल, देखिए इस जीत से एक संदेश क्या है कि आज जो ये नफरत की राजनीति यहाँ पर चलाई जा रही है, उसको आज की देश की जनता पसंद नहीं करती। वो अपने जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे वो बात करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। देखिए केवल मतलब फीते काटने से और रैलीज करने से, इनफैक्ट आजकल कोई रैली, जब इतनी भव्य रैली हमको दिखती है तो सब हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है कि इनमें पैसा कितना खर्चा हो रहा है। जी। ये पैसा इतना खर्चा हो रहा है, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ खाने को मिल जाता है उससे शायद। तो देखिए ये इन चीज़ों से अब लोग इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं कि आप कितनी भव्य रैली कर रहे हैं। आप बोल रहे मैंने 18 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अब मेडिकल कॉलेज में है क्या? आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, मैं हेल्थ सेक्टर से आती हूँ, अभी हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। आप देखिए केवल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, ये एम्स जो बना है, जिसको ये लोग कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, उस एम्स को बनाने में कितने डॉक्टर्स की, कितने ब्यूरोक्रेट्स की, या जो भी पॉलिटिशियन, सभी की बहुत मेहनत लगी है। तब आज वो एम्स, डॉक्टर सीमा मलिक, आपका संदेश भी जा रहा है, मैं माफी के साथ आपको रोकना लोग चाहूंगा। इलाज कराते हैं, जितने भी एम्स ये खोल दें। जी, क्षमा के साथ, माफी टाइम के है साथ आपके आपको पास। रोक रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन आप लोगों का संदेश बड़ा साफ तरीके से गया। थोड़ी देर के लिए जरूर तकरार हुई, मैं उम्मीद करूंगा इन शब्दों को इस तरह की डिबेट का हिस्सा